बात कक्षा 8 कैसे हैं बच्चों। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई और अपना गृह कार्य भी समय पर कर रहे हैं। तो बच्चों, हिंदी का पार्ट 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया आगे देखते हैं। सभी बच्चे किताब में ध्यान देंगे। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। तो हमारे सैनिक जो अपने परिवार से दूर रहते हैं, महीनों दूर रहते हैं, तो वो चिट्ठियों का इतनी उत्सुकता से, इतनी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे। एक समय ऐसा भी था जब लोग अपने रिश्तेदारों के पत्रों का, अपने दूर बैठे परिवारजनों का या प्रियजनों के पत्रों का बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो परिवहन साधनों का जो विकास हुआ है उसने दूरी घटा दी है, मतलब कि दूरी को कम कर दिया है। पहले लोग महीनों तरस जाते थे अपने रिश्तेदारों का चेहरा देखने के लिए जो दूर है या विदेश में है या किसी और शहर में, दूसरे शहर में रह रहे हैं, लेकिन अब तो हर रोज़ फ़ोन के द्वारा मतलब इतने संचार के माध्यम है कि साधन है कि रोज़ उनको आमने सामने देख सकते हैं। वीडियो कॉल करके हम रोज़ अपने रिश्तेदारों को देख सकते हैं या उनसे बात कर सकते हैं, फेस टू फेस उनसे बात कर सकते हैं या उनको मैसेज भेज सकते हैं या उनको कॉल कर सकते हैं या फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो इस तरह से संचार के साधनों के विकास ने दूरी को घटा दिया है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। और आज पहले तो सिर्फ एक चिट्ठी ही थी जिसके द्वारा लोग बात कर सकते थे, लेकिन अब तो बहुत सारे संचार के साधन हैं और बहुत सारे माध्यम हो गए जिनके द्वारा लोग बात कर सकते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। तो आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को संभाल के रखा है, उनकी निशानी के रूप में, उनकी याद के उनकी एक स्मृति के रूप में उनको सहेज के, उनको संभाल के रखा है। और जब भी उन चिट्ठियों को पढ़ते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है कि वो समय कैसा था, उस समय में की परिस्थिति कैसी थी। तो इस तरह से लोग अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को संभाल के रखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो उस समय में अगर फ़ोन होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को जो चिट्ठियां लिखी, जो आज देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है, उन चिट्ठियों को पढ़ के कई लोगों को प्रेरणा मिलती है। वो प्रेरणा नहीं मिल पाती क्योंकि उस समय पे फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते, फ़ोन पे अपनी बेटी से बात कर लेते, चिट्ठी नहीं लिखते। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते, पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। तो हम लोग पत्रों को तो संभाल के रख सकते हैं। कितने सालों पुराने पत्र हमारे घर में या बहुत से लोगों के घर में मिल जाएंगे, लेकिन SMS है हर महीने, उनको हम डिलीट कर देते हैं। जब भी मेमोरी फ़ोन की फुल हो जाती है हम उनको डिलीट कर देते हैं। घरों में जैसे देखा होगा आपने कि बहुत साल पुरानी चिट्ठियाँ रखी होंगी, तो उन चीज़ों को हम संभाल के रखते हैं, लेकिन जो SMS रोज़ करते हैं और डिलीट कर देते हैं। हम रोज़ बात होती है, छोटी छोटी बातें आजकल हम अपने रिश्तेदारों से हर रोज़ शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है फटाफट हमारा काम हो जाता है। पहले क्या होता था, चिट्ठी लिखते थे तो 1 दिन लगता था, 2 दिन लगते, डाक के द्वारा जब चिट्ठी जाती थी तो थोड़ा समय लगता था, और उससे क्या उत्सुकता भी बनी रहती थी कि चिट्ठी आएगी, चिट्ठी आएगी, चिट्ठी आएगी, ऐसे करके हम अपने रिश्तेदारों की चिट्ठी का इंतज़ार करते थे। लेकिन अब वो बात नहीं है। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तो फ़ोन में हम लोग कितने संदेशों को सहेज के रख सकते हैं। एक टाइम के बाद में फिर हम क्या करते हैं, उनको अपने फ़ोन से डिलीट कर देते हैं। तमाम महान
हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी जो एक स्मृति के रूप में या उनकी निशानी के रूप में उनके जो लिखे हुए पत्र हैं उन्हीं को सहेज के रखा जाता है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपनी परिवारजनों को पत्र में लिखे, वो आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितना जमीनी मजबूती लिए हुए था। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी जो चिट्ठियां हैं उनको संभाल के रखा गया है और उन चिट्ठियों की वजह से हमें पता चलता है कि उनका जीवन कैसा रहा होगा, उस समय का समाज कैसा रहा होगा, उस समय की परिस्थितियां कैसी रही होगी। क्योंकि इंसान जब चिट्ठी लिखता है ना तो उसमें अपने परिवार के बारे में लिखता है, आसपास की चीज़ों के बारे में लिखता है, उस समय में क्या क्या हो रहा था वो लिखता है। तो जैसे कि 1857 की जो लड़ाई हुई हमारे क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के बीच में, तो उस समय कई अंग्रेजों ने अपने परिवारजनों को चिट्ठियां लिखी और फिर यहाँ की जो अपने देश की जो परिस्थिति थी उनका भी वर्णन किया। तो उन चिट्ठियों से हमें पता चलता है कि ये लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण थी उस समय के लिए और जिसकी वजह से मतलब आज़ादी दिलाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उस लड़ाई ने निभाई। इस बात का पता हम उस समय की चिट्ठियों से ही पता चलता है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। इन पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनके पास जो चिट्ठियां आती थी वो कहाँ से आती थी? हमारे देश के लोग तो उन्हें लिखते ही थे, लेकिन देश के बाहर के लोग भी, विदेशों से भी उनके पास चिट्ठियां आती थी और उस पर सिर्फ इंडिया लिखा हुआ होता था और महात्मा गांधी के नाम से आती थी। तो महात्मा गांधी जहाँ कहीं भी रहते थे वो चिट्ठी उनके पास पहुँच जाती थी, क्योंकि महात्मा गांधी उस टाइम पे आज भी जैसे हम राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, उस टाइम पे भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आज़ादी के लिए, इसलिए सब लोग जानते थे उनको। तो कहीं पे भी रहते थे वो चिट्ठी उनके पास पहुंच जाती थी। वैसे ही और दूसरी जो हस्तियां थी, बड़े बड़े नेता थे जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे, तो उनके पास भी वो चिट्ठियाँ उनके लिए जो भी बाहर से चिट्ठियाँ आती थी, विदेशों से चिट्ठियाँ आती थी, वो पहुंच जाती थी। तो जब महात्मा गांधी के पास चिट्ठी आती थी तो वे मतलब उसी समय उस चिट्ठी का जवाब लिखने बैठ जाते थे और मतलब एक दिन में इतनी चिट्ठियों का जवाब लिखते थे कि लिखते लिखते उनका हाथ दर्द करने लग जाता था। फिर वो क्या करते थे, दूसरे हाथ से चिट्ठी लिखते थे, लेकिन चिट्ठियों का जवाब जरूर देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। तो सिर्फ महात्मा गांधी के पास ही नहीं, आज़ादी के जितने नायक थे, जिन जिन लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और आज़ादी में दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके पास भी चिट्ठियां पहुंचती थी। और चिट्ठियां सिर्फ गाँव में, शहरों में ही नहीं, गाँव मतलब चिट्ठियां लिखी जाती थी। गाँव के लोग भी लिखते थे, शहर के लोग भी लिखते थे और लोग उन चिट्ठियों को सहेज कर रखते हैं। तो उनको जैसे किसी प्रशस्ति पत्र, मतलब कि किसी की बड़ाई या किसी की प्रशंसा करते हुए कोई चिट्ठी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रशस्ति पत्र। तो उसको प्रशस्ति पत्र के रूप में सहेज के रखा जाता था।
उसे प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। और कुछ लोग तो उन चिट्ठियों को फ्रेम कराकर रख लेते हैं, या बहुत सारे लोगों ने उन चिट्ठियों को सहेज कर रखा, कैसे उनको फ्रेम करवा लिया। तो इस तरह से ये चिट्ठियों का जादू था, इतनी महत्वपूर्ण हुआ करती थी चिट्ठियाँ, उस समय जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी ये चिट्ठियाँ। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा, तथा पत्रों के आयनों में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। तो जो प्रेमचंद हैं, मुंशी प्रेमचंद जी, जिनका नाम आपने सुना होगा, तो वे नए लेखकों को प्रेरणा देने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए चिट्ठियाँ लिखते थे, उनकी चिट्ठियों के जवाब देते थे, और इस बात में वे हमेशा मुस्तैद रहते थे, सचेत रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर, इन सब के पत्र बहुत प्रेरणा देते हैं, हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से सन 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक दूसरे को जो पत्र लिखे, उनके जो पत्र हैं उनको एक संग्रह के रूप में उनको छापा गया, जो कि आज हमें उनसे बहुत सारे तथ्य जानने को मिलते हैं। जो नए तथ्य हैं उनका लेखा जोखा है, मतलब कि नई जो भी बातें हैं उनके बारे में विवरण से उन चिट्ठियों में उन्होंने लिखा है, नए तथ्यों के बारे में उन्होंने उन चिट्ठियों में विवरण से लिखा। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। तो हमारे देश में पत्र व्यवहार की परंपरा आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। बहुत पुराने समय से लोग पत्रों के द्वारा परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे, लेकिन बहुत पुराने समय से पत्र लिखे जा रहे हैं। लेकिन आज़ादी के बाद से इसमें एक नई जागृति आई है, लोग मतलब सचेत हो गए पत्र व्यवहार के प्रति और अपने रिश्तेदारों को या अपने प्रियजनों को पत्र के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन अब इस पत्र व्यवहार से कोई भी अछूता नहीं रहा है, चाहे वो गांव के लोग हों या शहर के लोग हों, बड़ी हवेली में रहने वाले लोग हों या कच्ची बस्ती में रहने वाले या झोपड़ी में रहने वाले लोग हों या जंगल के बीच किसी बसे हुए गांव में रहने वाले लोग हों या फिर पहाड़ों के बीच पहाड़ों में रहने वाले लोग हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रहने वाले लोग हों। कहने का मतलब ये है कि कहीं से भी, किसी भी इलाके से हो, किसी भी जगह से हो, लोग पत्र व्यवहार जरूर करते हैं, एक दूसरे को चिट्ठियां जरूर लिखते थे। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर व्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियां मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो एक दो लोग नहीं, करोड़ों लोग चिट्ठियां लिखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो इसकी है वो है मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर मतलब कि गांव जो लोग बाहर
व्यापार के लिए गए हैं या नौकरी के लिए गए हैं, वो लोग अपने परिवारजनों को क्या भेजते हैं, मनी ऑर्डर, पैसे भेजते हैं डाक के द्वारा, तो उसे क्या बोलते हैं, मनी ऑर्डर। तो वो जो मनी ऑर्डर लेके जो डाकिया आता है, उस गरीब परिवार है या गरीब लोग जो हैं, वो लोग अपने मनी ऑर्डर का बहुत ही उत्सुकता से इंतजार करते हैं, और वो मनी ऑर्डर लेके आने वाला डाकिया ना उन लोगों के लिए, उन गरीब परिवारों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है, किसी फरिश्ते से कम नहीं है। तो इस तरह से चिट्ठी का, पत्र व्यवहार का और डाक सेवा का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। पहले भी था, आज थोड़ा कम हो गया, आज भी है, लेकिन आज उसमें थोड़ी कमी आई है क्योंकि संचार के और दूसरे साधन, आजकल पैसे का लेन देन किस पे होने लग गया, ऑनलाइन होने लग गया।